बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। ईरान इसराइल के दरमियान जंग 5वें रोज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है और अमेरिका ने भी ईरान से कह दिया कि गैर मशरूत तौर पर वो हथियार डाल दे। ईरान इस पूरे मामले में पीछे ना हटने का फैसला कर चुका है और बाकायदा ऐलान भी कर चुका है। इससे लगता है कि कशीदगी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और अमेरिका की तरफ से ये जो कहा गया है कि जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ पर छुपे हैं, मगर उनको ख़त्म करना अभी हमारी तरजीहात के अंदर शामिल नहीं है। तो क्या इससे ये इशारे मिलते हैं कि अमेरिका भी ईरान इसराइल जंग के दरमियान कूदने के करीब है? आइंदा 24 से 48 घंटे कितने गंभीर हो सकते हैं इस पूरे खित्ते के लिए, इसके ऊपर हम बड़ी मुफस्सल बातचीत करने जा रहे हैं। आमिर साहब, अभी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ईरानी फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है और जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनके हवाले से स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। जेडी वेंस ने कह दिया कि हम इजाफी कार्रवाई कर सकते हैं। दोनों मामलात के अंदर ये जो तीसरा फरीक कूद रहा है, इससे क्या लगता है कि सूरत हाल और बिगड़ जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ? तीसरा फरीक जो अब अमेरिका कह रहे हैं वो कूद नहीं रहा, वो पहले ही शामिल है। सिर्फ इस वक्त सवाल ये है कि क्या अमेरिका डायरेक्टली बीच में शामिल होता है या नहीं होता। अभी सूरत हाल ये है कि आज 5वां दिन है ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का और तेहरान के ऊपर जो है वो इसराइल की लेटेस्ट वेव के अंदर जो है उसके मशरक़ जनूब मशरक़ी और ख्वास्तान के उस पर धमाके किए गए हैं इसराइल की तरफ से और उसकी फ़ौजी तनसीबात और मिज़ाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया है और इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने 1/3 मिज़ाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। ईरान ने भी जवाबी हमलों के अंदर तेल अवीव के शहरियों को फ़ौजी तनसीबात के करीब ना जाने की वार्निंग की गई है और उनका दावा है कि उन्होंने हाइफा की रिफाइनरी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है। उसके बाद उनका इसराइल का मोसाद का हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और फिर उनके एयर बेसिस के ऊपर निशाना बनाया है। सो ये दोनों तरफ से जारी है और ये अब थोड़ी सी साइबर की तरफ भी जंग जा रही है कि कल जो है ईरान के टीवी स्टेशन के ऊपर जबकि बराह रास्त नशरियात जारी थी तो हमला हुआ। आज ईरान ने साइबर हमला, जवाबी हमला इसराइल के ऊपर किया और वहाँ भी उनके सिस्टम्स को हैक कर दिया गया और अब वो भी अपने लोगों को कह रहे हैं कि अपने मोबाइल जो हैं उसके मुतल्लिक़ मुहतात रहें। जिस तरह लेबनान में हिज़्बुल्लाह के जो ट्रैकर्स थे उसके ज़रिए जो है पेजर्स के ऊपर वो फटने शुरू हो गए थे, तो वो उस तरह के वो भी टैक्टिक्स चल रहे हैं। मगर अब ये बहुत ख़तरनाक सिमत की तरफ जो है ना कि जंग के जाने का ख़तरा है और G7 जो कि 7 दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसमें जापान भी है, तो उनकी जो मीटिंग कनाडा के अंदर चल रही है उनका जो एलामिया आया है, उन्होंने डी एस्केलेशन तनाव में कमी का कहा है मशरिक़ वस्ता में और गाज़ा में ख़ास तौर पे, मगर उन्होंने ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का नहीं कहा। उन्होंने लार्जली कहा कि इसराइल का अपनी दिफा का हक है और ईरान ही दहशत गर्दी की वजह है। तो लार्जली जो हमेशा से स्टांस यूरोप और वेस्ट का रहा है वही कहा, मगर वहाँ की ज़्यादा खबर ये थी कि अभी एलामिया जारी हुआ, साइन करने के फ़ौरन बाद पहले ही सदर ट्रंप वहाँ से निकल पड़े और उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो कोई बिग स्टाफ को बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं, जिसके बाद चहमगोइयाँ शुरू हो गई और जो मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं उन्होंने ये ट्वीट किया कि वो शायद कोई सीज़ फायर की तरफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान और इसराइल के दरमियान में, तो शायद इस वजह से वो चले गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जो कि अच्छी बात है, ये उनका कहना था। ये सिर्फ उनकी अपनी एक उनकी थी, ट्रंप ने अपने स्टाइल के अंदर उनको कहा कि ये जो है ना पब्लिसिटी सीकिंग जो है ना, इनको शोहरत का शौक़ है मैक्रोन का, जो कि सफारती आदाब के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है, मगर ट्रंप का स्टाइल है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गलत बात है, ये मैं वाशिंगटन में जो जा रहा हूँ ये इसका सीज़ फायर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इट इज़ मच बिगर दैन दैट, और जो है ये बहुत बड़ी कोई चीज़ करने जा रहा हूँ। जिसके बाद से
फिर मजीद चहमगोइयाँ फैल गई कि आखिर वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्या बड़ा करने जा रहे हैं वो, अब क्या बड़ा करने जा रहे हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बहुत ही ख़तरनाक जो है एक ख़बर छपी है बड़े मशहूर उनके डेविड सैंगर और जॉनथन स्वांग की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जो है वाइट हाउस के अंदर ये बहस जारी है कि क्या जो इसराइल की ख़ास तौर जो ईरान की जो न्यूक्लियर जोहरी एसेट्स हैं ख़ास तौर पे फॉर्दो में, वहाँ पे अमेरिका को बराह रास्त शामिल हो के, क्योंकि उसको ड्रॉप करने के लिए B-2 बॉम्बर्स चाहिए और बंकर बस्टर बॉम्ब्स चाहिए हैं, वो इसराइल की इस्ताद नहीं है तो अमेरिका ही कर सकता है। तो क्या अमेरिका को उसके अंदर उनको इस्तेमाल करके डायरेक्टली उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा डालना या ना नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस बात पे बड़ा बगौर जायज़ा हो रहा है। और अगर उसको देखा जाए कि ट्रंप की जो ट्वीट्स भी आए हैं तो वो भी उसके मुताबिकत रखती हैं कि ईरान शुड नॉट हैव साइंड द डील, शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट अ शेम एंड अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंपली स्टेटेड ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, एवरीबडी शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। एक ये भी कहा जिसकी चीन ने बहुत मजम्मल की और भी दुनिया के लोगों ने मजम्मत की कि पूरे तेहरान में सारी रात जो है लोग इनखला होता रहा और उसके बाद वहाँ पे धमाके भी हुए। मगर ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इस न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के अंदर मज़ीद तफसीलात ये हैं कि ये वाइट हाउस में ये मंडे नाइट को जो है ये मीटिंग्स जो है इसके ऊपर डिस्कस किया गया और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये इसके लिए अगर ये इस पे अमली जामा पहनाया जाता है तो अमेरिका के ये जो बॉम्ब है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहलाता है, ये बंकर बस्टर है जो कि अफगानिस्तान में आपको याद है कि तोरा बोरा की पहाड़ियों में इस्तेमाल किए गए, मगर ये उससे बहुत ज़्यादा भारी मकदार में इसका एक्सप्लोसिव है। 30,000 पाउंड इसके अंदर एक्सप्लोसिव है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब है जो कि इस्तेमाल करने की बात हो रही है कि ये उनके जो पौधों में उनके जो जोहरी असासे हैं उसके ऊपर ये इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जी ये सिर्फ क्योंकि इतना भारी होता है कि अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स के लिए वही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक कि एक बॉम्ब भी नहीं, ये तवातर के साथ बॉम्ब फेंके जाने का अंदेशा है, क्योंकि पहले ये खबरें आई थी कि जो यहाँ पे इनका जो जोहरी निज़ाम जो है जिसके ऊपर हमले किए गए थे ईरान के वो बच गया है। तो उन्होंने कहा जी सारी चीज़ का मकसद ही फौत हो जाता है अगर इसको कम्प्लीटली तौर पे ख़त्म ना किया गया। उन्होंने कहा कि हमें जंग बंदी नहीं मुकम्मल तनाज़ा तो ये अगर ये उनके जोहरी ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और ये भी बहसें चल रही हैं कि क्या जो है अमेरिका एक तो इसके अंदर शामिल होता है तो क्या होता है, और अगर ये टैक्टिकल बॉम्ब्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी यूज़ करते हैं जिनकी तरफ या ईरान के करते हैं तो ताबकारी के भी अंदेशे हैं और इसका बाहर की दुनिया पे क्या असर आता है। और अगर प्रोड्यूस सब दिखा चुके हैं कि ये स्कॉट रिटर जो हैं ये फॉर्मर UN वेपन इंस्पेक्टर हैं, इनका जो जौहरी बम चलाने के अगर ये चलाया गया तो इसके क्या असरात होंगे। जौहरी बम के इस्तेमाल करने की बात से ही दुनिया हर शख्स लर्ज जाता है। और अगर ये ईरान कन्वेंशनल ये बंकर बस्टर भी इस्तेमाल करता है तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि उस जौहरी एसेट्स में जो ईरान का वहाँ पे जौहरी प्रोग्राम है उसकी ताबकारी से ना सिर्फ ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पूरा ख़िता उसके अंदर शामिल हो सकता है। और अगर ये जो बातें कर रही हैं जिस तरह के जो ये रिटर साहब जो कह रहे हैं ये बड़े नोन आदमी हैं और ये पहले इराक़ के ज़माने में जब उनको केमिकल का वो कहा गया था कि जी वहाँ पे बहाना करके कि केमिकल वेपन्स हैं, तो ये उस ज़माने में यूनाइटेड नेशंस के बड़े रिनाउंड जो है वेपन इंस्पेक्टर रहे हुए हैं। तो उनका ये कहना कि ये बातें भी हो रही हैं कि जो
है टैक्टिकल न्यूक्लियर वो किया जाए। उनका जी ये अगर होता है तो फिर ये एक्सपैंड करेगा और फिर इस वक्त जो यूरोप को ये जो अंदेशे हैं कि जी उनके ऊपर जो रूस के अंदर हाल ही में ड्रोन्स का जो हमला किया गया है, तो रूस भी ये फिर ये मिसाल एक बन जाएगी, ये बात यहाँ नहीं रुकेगी, फिर रूस भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर ईरान भी जो है पहले ही वो ये कह चुके हैं, इंडिया दे चुके हैं कि वो अब NPT से जो है बाहर निकलने के लिए वो सोच रहे हैं, वो कंसिडर कर रहे हैं कि उसके साथ NPT के मुआहदे से वो बाहर निकल जाएं, तो वो भी अपना कोई धमाका कर सकते हैं। फिर उसके खौफनाक इतने असरात हैं। सवाल ये आ जाता है कि क्यों मसला ये बढ़ गया है कि जो मेरा और बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि इसराइल की साख को बचाना है, क्योंकि 40-50 साल से जो है, बल्कि 1949 से कह लें, वेस्ट ने इसराइल की वहाँ पे जो एक उजारादारी है उसको बरकरार रखा हुआ है। हाल ही में गाज़ा के अंदर जो फ़लस्तीन में और जो लेबनान में हुआ है, ये 2 साल की जंग में भी तमाम तर 56,000 लोगों को शहीद करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके। इस वजह से इसराइल की साख ख़त्म हो गई है और ईरान के बाद ये जो 5 दिन से सिलसिला चल रहा है, मज़ीद उसकी साख को नुकसान पहुंचा है कि वो जो उनका ख्याल था कि वो यहाँ रजीम चेंज भी कर लेंगे और ईरान को चारों शानों चित कर देंगे, वो नहीं मामलात हुए और उल्टा जो है ईरान ने जो रिएक्ट किया है वहाँ पे, और वहाँ भी जो है इसराइल के अंदर भी जो हमले हो रहे हैं, तो वो बात नहीं बनी। तो मकसद जो है वो उसकी हर सूरत में इसराइल की साख को बचाना है, उसके लिए चाहे अमेरिका को खुद भी कूदना पड़े। तो ये प्रोस्पेक्ट्स के जी अगर ये न्यूक्लियर भी हो सकता है, लेकिन तो ये बड़ी खतरनाक बात है। ये बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन आमिर साहब, इसराइल के अपने अंदर जो उनके रिटायर्ड जनरल्स हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि इसराइल अगर जंगबंदी की तरफ चला गया या किसी एग्रीमेंट में चला गया तो ये जितने भी इनकी ऑपरेशंस मुआशी हों, तिजारती हों या फिजाई ऑपरेशंस है, मुकम्मल मफलूज हो जाएंगे। अमेरिका का रोल इसमें क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, ये चंद घंटों में वाजे हो जाएगा। इस वक्त हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा दूं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी, अवैस तौहीद को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे इस खित्ते में, बल्कि बैतुल मुक़द्दस भी जो है ये विज़िट कर चुके हुए हैं और बखूबी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस इलाके की, मशरिक़ वस्ता की सियासत के ऊपर। हमारे पुराने दोस्त हैं। अवैस तौहीद, क्या ये जो जंग ख़तरनाक सिमत में जानी शुरू हो गई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं स्टोरी का जिक्र कर रहा था जिसमें ये का अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि वाइट हाउस के अंदर ये डिस्कशंस हो रही हैं कि बंकर बस्टर के ज़रिए फॉर्दो के जो जौहरी उनका ईरान का जो प्रोजेक्ट है उसको निशाना बनाया जाए, या न्यूक्लियर टैक्टिकल बॉम्बिंग्स का जिक्र हो रहा है। किस तरफ जा रही है और इसके क्या असरात हैं? बहुत शुक्रिया आमिर, मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था और आप जिस बात की निशानदेही कर रहे थे और उन खतरात की आगाही दे रहे थे नाजरीन को कि किस तरीके से अब इशारे मिल रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और ईरान पर जो पहले ख़तरात के बादल मंडा रहे थे, इस वक्त तो बहुत ही, अगर आप विजुलाइज करें तो आग के शोले जिस तरह लग रहे हैं। ट्रंप जिन्होंने G7 को अधूरा छोड़कर वापस आ गए वाइट हाउस और वहाँ से उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए जो बयानात दिए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनाई जो हैं जानते हैं कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें मारना नहीं चाहते। उसके बाद अनकंडीशनल सरेंडर आप करें। ये सारे इशारे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले एक इब्हाम हो रहा था कि क्या अमेरिका जो है वो उसकी आशीर्वाद तो थी इजराइल को इन हमलों के अंदर, लेकिन क्या वो बराह रास्त इसमें मदाखलत करेगा, बराह रास्त कूदेगा, क्योंकि उनके फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर और गल्फ रीजन के अंदर, और उन्होंने अपने पर्सनल भी वहाँ से निकाले थे। फिर उन्होंने इशारा दिया कि हम अपनी जो एसेट्स हैं UK और USA ने, कि वो हम रीजन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो वो लग रहा था पहले कि धमकी आमेज है और चाह ये रहे हैं कि ईरान जो ताबतोड़ हमले कर रहा है, ईरान जिस पे सख्त पाबंदियाँ आयद हैं 2010 से, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुतनाज़ बनाते हुए,
वो उसका शायद वो दिफा इतना कमज़ोर हो जाए कि उसके बाद वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे और एक कमज़ोर जो हैसियत में, कमज़ोर पार्टनर की हैसियत में बैठे। मुझे अब लगता है कि ये जो इशारे मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, कि जो नेतन्याहू, जो पहले स्पेकुलेशन हो रही थी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को घसीट लेंगे वो अपनी राह पे, कि वो ईरान के खिलाफ फुल फ्लेजेड एक जंग के कॉन्फ्लिक्ट में जाए, तो अब ये इशारे मिल रहे हैं जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं कि ये बराह रास्त मुदाखलत की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक है। और अब ये लगता है कि जिस तरह आप अपने इब्तिदाई में भी आप फरमा रहे थे कि ये खित्ते को न सिर्फ लपेट में लेगा बल्कि जनूबी एशिया और गल्फ रीजन को भी लेगा। अब ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं वो अभी भी मौजूद हैं। उनका जो गो के, आप जानते हैं, आपकी खुद स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर आपकी गहरी नज़र है, आपकी डिग्री है, जो बहुत सारे नाजरीन शायद ना जानते हो आमिर, जो ईरान का जो इस वक्त दिफाई निज़ाम है वो कमज़ोर है। उसका डिफेंस सिस्टम, या डिफेंस सिस्टम S-300 जो उन्होंने रशिया से लिया था वो डैमेज हुआ है। उनके पास एयरफोर्स की वो ताकत नहीं है, गो कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स का पूरा फ्लीट मौजूद है और जज्बा है, लेकिन साथ साथ में उनके पास जो दो हैं, जो साइबर अटैक की आपने बात की, और एक जो बड़ा उनके पास ट्रम्प कार्ड है जिसके बहुत ही ख़तरनाक मुज़मरात होंगे, वो होगा कि अगर वो चोक कर दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आप जानते हैं कि 1/5 ऑफ वर्ल्ड ऑयल जो है वो इस रास्ते से गुजरती है, चाहे वो चाइना हो, चाहे USA हो, चाहे UK हो, चाहे गल्फ रीजन हो। दुबई की पोर्ट वगैरह तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अवैस आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर यूं ही अमेरिका की इसके अंदर मुदाखलत डायरेक्ट ही हुई, इनडायरेक्टली तो पहले ही मुदाखलत है, और इस पर भी अब क्लैरिटी आती जा रही है कि नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं खींचा इसके अंदर। इशारे अब ये आ रहे हैं कि वो इसके अंदर बिल्कुल शुरू से खुद ही शामिल थे और ये एक डिसेप्शन का एक तरीक़ाकार था। मगर ये दुनिया के मुबस्सिरीन क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरह आपने सही कहा कि ईरान की जो एंटी एयर डिफेंसेस हैं, S-300 का जो आपने जिक्र किया, वो कमज़ोर है। मगर जो दुनिया की सबसे जो मानी जाती है 3 लेयर्स, जो एरो 3 की, और फिर उसके बाद डेविड स्लिंग, और उसके बाद जो है आयरन डोम, उसको ईरान पेनिट्रेट कर पा रहा है। बातें बड़ी अहम की हैं उन्होंने। एक ये कि इसराइल मजबूर हो गया है कि अपने जहाज़ जो हैं वो इसराइल का, क्योंकि जोग्राफिया बड़ा छोटा है ईरान के मुकाबले में, तो उन्होंने अपने जहाज़ जो हैं साइप्रस में, ग्रीक हिस्सा है जो साइप्रस का, उधर जो है स्टेशन ब्रिटिश बेस है वहाँ पे मूव कर दिए। दूसरा, उनका जो अवैस भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बड़े तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो वो पुराने अपने 20-30 साल पुराने हैं उनको डिकॉय तौर पे भेजते हैं। बीच में एक बैलिस्टिक अपना जो है वो बताया जाता है कि 3000 के करीब जो है ना उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो वो बड़े रोक के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। तीसरी जो अहम बात उन्होंने की कि अमेरिका एक हद तक उनको इसराइल को सप्लाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की अपना भी स्टॉक पाइल कम हो जाएगा। ये एक बड़ी चीज़ है। वैसे पूछना मैं आपसे ये चाहता हूँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया है कि सस्टेनेंस का, ईरान का एक तजर्बा सस्टेनेंस का ज़्यादा है, और इराक के साथ सालों वो करते रहे हैं, एज अ कॉम, एज अ नेशन, एज एन आर्मी, जो है वो सस्टेनेंस, एज अ जोग्राफी उनका, फिर एज अ आबादी वो 90 मिलियन है, वो 9 मिलियन है। इसराइल की ये लिमिटेशंस हैं, मगर इसराइल के पीछे अमेरिका है। सो हाउ आप इन दोनों को तकाबला जब करेंगे सस्टेनेंस के हवाले से कि तवालत कौन ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, तो कैसे देखेंगे? देखिए, ईरान के अंदर वो तो पावर है सस्टेन करने की, नज़रियाती तौर पे भी, उनके फेथ के मुताबिक भी, और दूसरा आप देखें 1979 के बाद जितनी पाबंदियां लगी हैं कि 2010 के अंदर उनके $100 बिलियन के असासे मुंजमद कर लिए थे मगरबी दुनिया ने, उसके बावजूद उन्होंने किस तरीके से रेजिलेंस शो की और आलमी सतह पर वो अपने आप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के और डिग्निटी के साथ जो है वो सर्वाइव किए हुए हैं। गो के अंदरूनी मसाइल हैं, डोमेस्टिक मसाइल हैं, ख़वातीन के हकूक़ हैं और ह्यूमन राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी बहस इस वक्त नहीं है। लेकिन ये है कि दो बड़ी ताकतें हैं आमिर, जो चीन और रशिया। चीन के साथ 25
साल का 25 इयर्स का उनका स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, रशिया के साथ 20 इयर्स का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। क्या ये दोनों ताकतें जब बहुत ही मुश्किल हालात होंगे, क्या ये दोनों उस एरिना में कूद सकेंगे और क्या उनकी आर्म सप्लाई कर सकेंगे? क्योंकि लगता यह है कि इस वक्त जो नेतन्याहू या इजराइल को चाहिए था वो तो चाहिए था कि जी बंकर बस्टर्स, जिसका आपने भी जिक्र किया, और वो सिर्फ यूएसए के पास है। बंकर बस्टर्स यूज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो रेजिलियंस है, जो सस्टेनेबिलिटी है, वो ईरान के अंदर है। लेकिन उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हथियारों की जो सप्लाई है, वो मैं समझता हूँ कि महदूद है। और इसी वजह से, लेकिन एक और आमिर बात है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो सस्पेक्ट किया है, जिसकी बुनियाद पे ये सारा इन्होंने ये मामला गढ़ा है और खड़ा किया ये तनाज़ा, वो ये है कि इस वक्त ईरान के पास 400 किलोग्राम यूरेनियम है और जिसको वो 60% तक वो इनरिच कर चुके हैं और 6 से 9 के करीब वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। आपको भी पता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है वो सबसे ज्यादा एग्जामिन हुआ है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट हुआ है। 2015 में उसका मुआहिदा हो चुका था और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको 2018 में जो है वो खत्म किया। तो मुझे लगता है कि ईरान के अंदर सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन लगता ये है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जॉर्डन आप देख लीजिए, इंटरसेप्ट कर रहा है जो मिसाइल जो यहाँ से दागे जा रहे हैं, जो तल अवीव, और जिन्होंने आयरन डोम को भी कुछ को जो है वो उसको ख़त्म किया है, उसकी दिफा को भी वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं जॉर्डन। अब ऐस के हमारे लिए भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है कि हमने अपने आप को भी अपने मफादात को भी देना है, मगर बहरहाल हमारे डायरेक्टली मफादात, क्योंकि ईरान हमारा बॉर्डर है। फिर इसराइल ने जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के इस तनाज़े में शमूलियत इख्तियार की, तो हम अभी, क्योंकि ये एक जंग की सूरत हाल है और हमारे पास ना इजाज़त है और ना हमारे पास शवाहिद हैं, बगैर क्योंकि जिस तरीके से ईरानी पार्लियामान में तशक्कुर कहा गया, तो शायद हम उनकी किसी न किसी सूरत में कुछ लफाजी के अलावा भी मदद कर रहे होंगे, जिसकी तरफ वैस इशारे कर रहे हैं। और ये जंग बढ़ेगी तो आगे पता नहीं हमें मज़ीद क्या कड़े इम्तिहान में जाना पड़ेगा। और जो दूसरी बात, अहम बात आपने की कि एक तो वो हैं जिस तरह इजिप्ट, इराक और जॉर्डन जो है, उनका तो डायरेक्टली इसके अंदर इसराइल के अंदर शमूलियत जंग के अंदर आ गई है, क्योंकि उनकी एयर स्पेस भी यूज़ हो रही है रीफ्यूलिंग के लिए भी और टारगेटिंग के लिए भी। बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो बेचारे सहमे में बैठे हुए हैं कि वो इसका, और ईरान ने भी अभी तक रिस्ट्रेंट शो किया हुआ है कि इसको बढ़ाया नहीं है इस जंग को खित्ते के अंदर। मगर आगे क्वेश्चन जो सबसे बड़ा आ जाता है, अब ऐसा आप तो समझते हैं मगर नाज़रीन के लिए, कि लिमिटेशंस, अमेरिका की कितनी ताकत है कि अमेरिका का ये बंकर बस्टर्स की बातें हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप कई दफ़ा उनका एक वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है डील मेकर समझते हैं और उनका एक होता है कई दफ़ा बहुत ज़्यादा खिताबी उसमें मूड में चले जाते हैं। उनका ये जो ट्वीट आया है कि वी हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर ईरान और ईरान हैड गुड स्काई ब्ला ब्ला, अपनी तारीफ जो की हुई है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं जो उसके मतलब जो है, ये स्कॉट रिटर का मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू ने ये बिल्कुल हिस्सा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का, बड़ा भौंचाल पहुँचाया हुआ है। तो अमेरिका की जो लिमिटेशंस हैं ईरान पे अटैक की, अगर आप ही अवैस ये, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था इसको उर्दू में तर्जुमा करने का, आपने पहले भी ये कहा कि ये एक बहुत ये तवालत पकड़ती है और अमेरिका डायरेक्टली शामिल होता है, तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि जहाँ से एक चौथाई के करीब जो है तेल की रसद और गैस की होती है, और दूसरी बड़ी दुनिया के सबसे बड़े जो ज़ख़ीरे गैस के हैं वो ईरान के अंदर हैं। एक तो वैसे तेल की कीमत तो पहले ही बढ़नी शुरू हो गई है, दूसरा दुनिया की सारी ट्रेड इफेक्ट हो जाती है। तो इनका तर्जुमा अगर आप समझा सकें और उसकी तशरीह कर सकें कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर अमेरिका डायरेक्टली उसकी जो मिथ है कि उसकी ताकत की, वो उसकी लिमिटेशंस के मतलब आप इसको अगर तर्जुमा और तशरीह कर सकें। जी शुक्रिया आमिर। मैं उनकी ज़ाहिर बात है कि आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन आपकी जो बात है उससे तो मैं ये समझ गया हूँ। देखिए बहुत स्टेक्स आई हैं
और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा कि बराह रास्त मदाखलत करे। और मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की जो डीप स्टेट है कहीं ना कहीं उसके जो है उसके साथ कहीं उनका क्लैश बन रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन की भी जो है वो पीस डील नहीं करा सके, यूक्रेन वॉर को भी ख़त्म नहीं करा सके। और इस तरह मशरिक़ वस्ता के अंदर अगर वो कूद जाएंगे इजराइल के साथ तो फिर वो वापस डोमेस्टिक जो उनकी पॉलिटिक्स है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उन जो हार्ड लाइनर्स हैं उनको किस तरह पैसिफाई करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि कोई फॉरेन वॉर लड़ी जाए और अरबों डॉलर खर्च किए जाए। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बयान तो दे रहे हैं और ये अगर उन्होंने इस पे अमल कर दिया तो फिर तो खत्ते के अंदर आग लगी हुई है। और फिर उनके पास दो ऑप्शन हैं आमिर, और वो अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। और एक अमेरिका के लिए मुश्किल है कि रीजन के अंदर जो उनके अमेरिका के बेसिस हैं उसको आराम से दागा जा सकता है, टारगेट किया जा सकता है ईरान की तरफ से। और अगर अमेरिका की बेसिस पे कोई हमला होता है तो फिर ये खत्ते के अंदर भी मामला बढ़ जाएगा और जिन मुस्लिम ममालिक के अंदर वो बेसिस हैं उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। तो ये एक जंग काफ़ी तवील हो जाएगी और तवालत पकड़ जाएगी और बहुत सारे ममालिक इसमें कूद पड़ेंगे। और उस वक्त देखना है कि चाइना, रशिया का क्या रोल होता है अगर अमेरिका भी शामिल होता है इस खत्ते की जंग के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। जी, ये इसकी जो वजूहात, दो तीन जो ऑब्जेक्टिव्स जो इसके अंदर अमेरिका के नज़र आ रहे हैं, एक तो ऑफ कोर्स जो है ईरान के साथ 30-40 साल से रहा, और नेतन्याहू 1994-96 से ये कह रहे हैं कि ये बन चुके महीने, साल ये दे रहे हैं कि जनाब ये साल में 6 महीने में ईरान जो है न्यूक्लियर वो बन जाएगा। हमने इससे पहले देखा इराक के साथ भी यही हुआ और शाम के ऊपर भी इल्ज़ाम लग के, लिबिया के ऊपर भी करवा के, अब क्लियरली नज़र आता है कि सिर्फ खित्ते में कि ईरान एक मुल्क रह गया है जो कि इसराइल के आगे खड़ा हो सकता है, तो उसको तबाह करना और उसके न्यूक्लियर को से ज़्यादा उसकी कन्वेंशनल पावर को भी ख़त्म करना एक अहम ऑब्जेक्टिव है। और साख रखना, जो मैं ये कह रहा था बार बार कि इलाके में, खित्ते में जो इसराइल की साख को कि वो वल्नरेबल है और वो इनविंसिबल जो बताया जाता था वो अब नहीं रही, उसको बहाल करना एक ऑब्जेक्टिव है। अवैस, आप बहुत अरसा अमेरिका में, लंदन में BBC बहुत अरसा रहे, अब ये वॉइस ऑफ अमेरिका में एक बड़ा एक्सटेंड करके वाशिंगटन से भी हाल ही में आए हैं, तो आप वहाँ की लोकल आपने इलेक्शन कवर किया बड़ी क्लोजली अमेरिका का, तो ये सबसे बड़ा उनका जो प्लान था कि वो जंगें ख़त्म करेंगे और अमन ख़त्म, ना तो रूस के अंदर जंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ तो जंग बहुत ख़तरनाक सिमत में जा रही है और बढ़ रही है, और लीड जो कर रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं और अमेरिका कर रहा है। डोमेस्टिक अमेरिका में इसके क्या असरात हैं? जी आमिर, बिल्कुल आप वजह कह रहे हैं, इसके असरात तो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत पड़ेंगे। और अभी से जो मेगा के जो इनके हार्ड लाइनर सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग के अंदर आप ना कूदें और इसमें अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे। और आप देखिए कि जब यूक्रेन की जंग जो है ख़त्म नहीं कर सके थे डोनाल्ड ट्रंप और ट्रेड वॉर के अंदर फंसे हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने कहाँ विजिट किया? सऊदी अरब का किया, कतर का किया, UAE का किया, और वापस अपनी झोली में कितने $100 बिलियन लेके गए। वो इसी वजह से कि अपनी जो डोमेस्टिक जो उनकी सपोर्ट है या कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको ये पैसिफाई करना कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आपको अजीम बनाने के लिए आया है और यहाँ पर आपके लिए पैसे लेकर आया है, ना कि बाहर पैसे खर्च करना जिस तरह बाइडन कर रहा था या ओबामा कर रहा था। तो मुझे ये लगता है कि बहुत मुश्किल में फंसेंगे इस वक्त। लेकिन आपको एक पता है, आप भी अमेरिका में रहे आमिर, कि जो अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका इंटीग्रल एलिमेंट जो है और जो कोर जो उनका वो है, उसके अंदर एक जो इजराइल की सपोर्ट है वो एक ख़ास एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। चाहे ओबामा हो, चाहे बुश हो, चाहे रेगन हो, चाहे बाइडन हो, चाहे इस वक्त ट्रंप हो, तो मुझे लगता है कि वो रहेगा। चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट हो, चाहे गाजा के अंदर जेनोसाइड हो, अमेरिका की सपोर्ट हथियारों की सूरत में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद की सूरत में। अमेरिका में उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि सिर्फ कोई 7-8 जो है उनके कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने मिला के एक छोटा सा रेजोल्यूशन पेश किया है, और G7 का भी क्लियरली जिस तरीके से वो एलामिया आया है वो लार्जली जो है वो उनका भी यकलीदी जो पॉलिसी है वो इसराइल की सपोर्ट करना है। मगर अभी ऑलरेडी जो नुकसानात हो चुके हुए हैं कि इस वक्त जो है आइंदा तमाम खित्ते में और दुनिया भर में मुल्क जो छोटे मुल्क
मुल्क हैं, दरमियाने मुल्क हैं, ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है, वो भी घबराए हुए हैं। किसी वक्त भी किसी वजह से भी उसके ऊपर इस तरीके से इंटरनेशनल कवानीन की परवाह किए बगैर हमला हो सकता है। और ये अगर तवालत पकड़ती है जी, आखिरी जी प्लीज आमिर, आखिरी जुमला जो आपने बात की है ना, अगर ये खित्ते में जंग बढ़ती है मशरिक वस्ता के अंदर, उसके असरात जनूबी एशिया और गल्फ रीजन में भी आते हैं, तो ये पहला बड़ा मुकाबला होगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कौन जीतता है और किसको शिकस्त होती है अगर ये आग की सूरत इख्तियार करता है, ये जो शोले भड़कते हमें और आपको नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल क्लियरली ये इम्पीटस देना जो है ना, एक शहवत देना है इस ग्लोबल साउथ को, जिसके अंदर दुनिया के 83% मुल्क शामिल हैं, 85 कर लें। और ये खुद ब खुद ही जैसे कोल्ड वॉर में दुनिया 2 हिस्सों में बनी हुई थी, तो ये ऑटोमेटिकली इतफाक नहीं है कि तमाम ग्लोबल साउथ जिसके अंदर ईरान, चीन, रूस और अफ्रीका के सारे, लैटिन अमेरिका और यहाँ भी है इंडिया, उसके अंदर पहले नॉन अलाइनमेंट में होता था, लीड करता था, अब वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है, उसका एक एम्बिवेलेंट रोल है, मगर ये जंग उस तरफ जा रही है। मगर लास्टली सिर्फ ये मैं इख्तिताम इस सेगमेंट का करूँगा कि कन्वेंशनल भी ये अगर बढ़ती है तो इंटरनेशनल ट्रेड पे और जो है तेल की कीमतों पे और एक बहुत बड़ा एक जो है इसके तूफान आएगा। और खुदा ना खास्ता अगर ये न्यूक्लियर की तरफ जाती है तो फिर कोई आप देखें जापान के बाद ये पहली दफ़ा जो है तकरीबन अब 80 साल में होगा, इसकी कोई इंतहा नहीं रहेगी असरात की। खुदा गॉड सेव अस ऑल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने जापान की बात की आमिर साहब, जापान के अंदर भी अमेरिका का रोल था और यहाँ भी अमेरिका के हवाले से खबरें हमारे सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर क्या हो रहा है, बॉर्डर के पार क्या हो रहा है, फिजाओं के अंदर क्या सूरत हाल बन रही है, इंटरनेशनल जो एक मंजरनामा था वो हमने आपके सामने पेश किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इन पॉइंट्स के साथ तो आगे बढ़ेंगे, मगर पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे आमिर साहब, बॉर्डर की तरफ और जो इंटरनेशनल एक मंजरनामा हमने पेश किया उसके ऊपर तो अपडेट्स चलती रहेंगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल इस पर भी डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है चीज़, वो सियासत से हट के अदालत का मामला है। अदालत के अंदर इस वक्त मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है। मामला फिर वही है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएंगी या उनके हिस्से में नहीं आएंगी। कुछ अरसे बाद दोबारा से इसके ऊपर दलाइल शुरू हो जाते हैं और बहस जोर पकड़ जाती है। ये जो आप तफरीक करती है ना अदालत में और सियासत के अंदर, ये तफरीक खत्म हो चुकी है। पार्लियामान से ज़्यादा सियासत जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया के अंदर चल रही होती है, तो वहाँ भी टोटल सियासत ही है। ये तफरीक करना प्लीज़ आप, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि ये आप तफरीक करना बंद कर दें। दूसरा ये इसलिए भी अहम है कि ये जो हम सारा जोहरी जंग की इम्कानात और हमारे बॉर्डर पे जंग इस लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी आ गई है, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ भी आ गई है, तो उसके अंदर बड़ा ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले इम्कानात से कि क्या कुछ हो सकता है, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जज हज़रात साहब के लिए भी बड़ा ज़रूरी है और सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट, सब के लिए, आपके हमारे लिए ज़रूरी है कि अंदरूनी मामलात में थोड़ा सा यहाँ मरहम रख के ठंडे मामलात कर लें। हमें भी ये जंग हमारे सर पे आ चुकी है, ये आने वाली नहीं है, आ चुकी है। ईस्टर्न बॉर्डर पे भी अभी पॉज है और वेस्टर्न में बिल्कुल ये हमारे भी इस वक्त चूँकि जहाज़ जो एयरबोर्न है इस साइड पे कि वहाँ से वो मिसाइल बिल्कुल बॉर्डर के पास हमारे ईरान में गिर रहे हैं ना, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। वहाँ ये मामला चल रहा है कि आखिरी जो है ना सिमत में जा रहा है। मखसूस नशिस्तों का फैसला 2-1 साल से उसका फैसला आ गया था 11 जजेस का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पवित्र किस्म की जो है ना नई आईनी अदालत आ गई है, तो वो पवित्र अदालत अब फैसला देने जा रही है। ऑब्जर्वेशन से बताना बड़ा मुश्किल है, यही देखना है कि क्या वो सारी उनकी नशिस्तें छीन देती हैं या कोई थोड़ी सी दरमियानी रास्ता निकालते 2-4 उनको बीच में से दे देंगी। ये एक वो है, असल में हक की लड़ाई है ना, वो कहते हैं ये हमारा हक बनता है, ये हमारे हिस्से की नशिस्त है। मैं चाहूँगा कि वो फैसल सिद्दीकी साहब ने जो इसको कंक्लूड करने की कोशिश आर्गूमेंट दिया है वो अगर दिखा सकें। मेरा ख्याल है ये फैसला तो ये 2-3 दिन में ही हो जाना था,
था। ये सल्यूट टू फैसल सिद्दीकी साहब कि ये इतनी तवालत में ये इसको हफ्तों खींच गए। तो ये जरा आर्गुमेंट सुन लीजिएगा उनका। I'm absolutely clear about this. If your lordships are of the view that this litigation has to be looked at through the lens of an ordinary litigation and it is not about complete justice, then your lordships should allow the review. Only if your lordships are of the view that this is a case which involves the most important thing of our constitutional framework, which is that the will of the people must be represented in parliament, both in terms of general seats as well as in the reserved seats. Your lordships must exercise complete justice. अगर complete justice आपके ख्याल में इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, allow कर दो। That's the right approach, sir. It is only when your lordships are convinced about complete justice that your lordship will see we will not let the will of the people of Pakistan be defeated by technicalities and by a malafide election commission. एब्सोल्युटली मेलाफाइडी। ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, आपकी जजमेंट कह रही है, 11 लोग कह रहे हैं सर, इंक्लूडिंग द ये फैसल सिद्दीकी साहब का जो सुनाया आमिर साहब, इन्होंने अपनी बातों में 2018 के हवाले भी दिए हैं, जो बैप पार्टी के हवाले से हम बताते हैं कि उनको नशिस्तें दी गई हैं। इसमें ज़रा माहिराना राय जो है वो भी शामिल करते हैं। माहिर कानून बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पनसोता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं डायरेक्टली बैरिस्टर साहब से पूछूंगा, क्योंकि ये जो विल ऑफ द पीपल और कंप्लीट जस्टिस का सबसे पहले मैं इनसे ये आर्ग्यूमेंट सुनता रहा। ये मैं तो नहीं जसारत कर सकता कि फैसल सिद्दीकी साहब ने इनसे मुस्तार लिया है, मगर ये तवत्तर के साथ हमारे टीवी प्रोग्राम में ये 2 साल से ये जो है ना, ये विल ऑफ द पीपल जो है उसकी सुप्रीम होना और कंप्लीट जस्टिस कहते रहे। प्लीज़ ज़रा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा बैरिस्टर साहब। सर बहुत शुक्रिया सर, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को जो है आई कीप प्रोपगेटिंग दिस कॉन्सेप्ट इन ऑलमोस्ट एनी टीवी प्रोग्राम दैट आई गो टू, और आपके चूंकि सबसे ज़्यादा मौका मिलता है, और उसके 2-3 बुनियादी रीजंस हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की, उसके दिबाचे से भी पहले आर्टिकल 227 है जो कि कहता है हर प्रिंसिपल इस्लामिक तर्ज निज़ाम पे होगा। कुरान सुन्ना का जो निचोड़ है वो अगर आप देखें तो वो बेसिकली डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, ऑफ कोर्स विद द मिक्स एंड ब्लेंड ऑफ अदर्स। फिर जो हमारे आइन का दिबाचा है, जो आइन का प्रेफेस है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो द अथॉरिटी बिलोंग्स टू द अल्लाह ऑलमाइटी एंड दैट अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो विल ऑफ द पीपल है दैट रेन्स सुप्रीम। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की एडिफिस है जिसके ऊपर हमारा आइन खड़ा हुआ है। उसके बाद तमाम बाकी चीजें आती हैं, पार्लियामेंट, हर चीज। अब उसका मकसद क्या है इस सारी बात बताने का? वो मकसद ये है कि जो नुमाइंदगान हैं वो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं थ्रू वोट। वो वोट जिस डब्बे में जाए उस डब्बे में से निकल कर ये बताए, करेक्टली रिवील करे कि विल ऑफ द पीपल क्या है, और वो विल ऑफ द पीपल आगे एक हलके में 2-2, 3-3 लाख के ऊपर एक बंदा है जो कि उस विल को फिर फर्दर इंप्लीमेंट करता है और उस विल को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एटलीस्ट पाकिस्तान की है, उसका एसेंस है। अब जब आप उस एसेंस के साथ किसी तरीके से इंटरमेडल करेंगे या उसको छेड़ेंगे तो वो क्या होगा? वो डायरेक्टली उसकी नफी होगी उन सारे प्रिंसिपल्स की जो मैंने भी आपके सामने रखे हैं। अब इस केस को चूंकि बहुत देर से डिस्कस हो रहा है, इसको ये समझाना जरूरी है कि ये केस बुनियादी तौर पर 1-2 लाइंस में है क्या। ये केस ये है कि जब आपकी पार्लियामेंट में मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं तो एक परसेंटेज है जो कि आपकी रिजर्व सीट्स की है, और ये उसी कोटा में एलोकेशन होती है उसकी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में जिसमें लोग इलेक्ट होके आते हैं। ये बेसिकली उनकी सीट्स होती हैं ताकि वो खवातीन को इस निज़ाम में, माइनॉरिटी को, स्पेशल सीट्स को लेके आए, ताकि वो लोग भी उसी जो ओरिजिनल आपकी इलेक्शन है उसको आगे उसकी एक ऑफशूट बने और रिप्रेजेंट करें पार्लियामेंट को आइन की ट्रू स्पिरिट में। इस केस में ये हुआ है कि चूंकि जिस तरह पाकिस्तान के सामने इलेक्शंस हुए हैं, हम सब उनसे वाकिफ हैं, उन इलेक्शंस के अंदर वो लोग बाय वे ऑफ टेक्निकलिटीज, बाय वे ऑफ सर्टेन हिंड्रेंसेस अपनी इलेक्शन के जो एफिडेविट्स हैं या अपनी पोजीशन है उसको क्लियर नहीं कर सके, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सारी दुनिया को उस पोजीशन का पता था, लेकिन वो बेचारे फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस नहीं कर सके। तो उन टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर उनको इस रिजर्व सीट से महरूम रखा गया। वो लिटिगेशन अदालत में गई। अदालत का इख्तियार इसी आइन के तहत एक तो 1843 है कि इफ देयर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, रेड विद आर्टिकल 1872 कि सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस ऑफ कोर्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या उस चीज को अचीव करने के लिए। इन दो के पैराए में इसको सुना गया, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक 11 मेंबर बेंच ने इस चीज के ऊपर डिलिबरेट करते हुए इस चीज को होल्ड किया
कि टेक्निकलिटीज को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि अगर टेक्निकलिटीज के रियल में या उसके चक्कर में, उसके गाव में हम रियल रिप्रेजेंटेशन से हट जाएंगे तो सारे के सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल्स है या जो उसका एडिफिस है वो गिर जाएगा। तो लिहाजा हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। इफ देयर इज एनी इंस्टेंस जहां पर 1872 को एक्सरसाइज होना चाहिए तो वो ये है, और हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। या तो होना जी, इलेक्शंस की बात हो रही है, इलेक्शंस तो एक सेकेंडरी बात है, इलेक्शंस हो चुके हैं, हमें पता है कि किसकी फेवर में विल मैं एक्सरसाइज हुई आपको है। क्विकली सम अप करने की कोशिश करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी ढांचे की आइन की रूह है, उसकी जो रूह के मुताबिक जो है आपने उसको होलिस्टिकली देखते हुए ये फैसला करना है, ना सिर्फ के छोटी छोटी दुमों को पकड़ के जो है जिसे टेक्निकलिटीज़ कहा जाता है कि वो उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला करना है। ये मैं सही अखज़ कर रहा हूँ कि बुनियादी बात आप ये कह रहे हैं? सर 100% आप बिल्कुल सही अखज़ कर रहे हैं, और ये प्रिंसिपल सिर्फ आइन में नहीं, आइन में तो ये इसलिए इंप्लीमेंट होना चाहिए कि आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। हम डेली बेसिस पर सिविल प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंप्लीमेंट करते हुए, लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपने एक पावर ऑफ अटर्नी लगाना है पिटिशन के साथ, वो 2 लोगों ने साइन करना है। अगर एक का साइन हुआ हुआ है तो इसको रेक्टिफाइबल एरर बोलते हैं। बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी मौजूद हैं कि इस बेसिस पर किसी शख्स की पिटिशन आप डिसमिस नहीं कर सकते। इसी तरह मैं आपको 1000 इंस्टेंसेस गिना सकता हूं जहां पर हमारी अदालतें डेली बेसिस पर टेक्निकल जस्टिस जो है उसको अंडू करके सब्सटैंटिव जस्टिस की बात करती हैं। और जो फैसल साहब ने लास्ट 3 लाइंस बोली हैं, मेरा ख्याल है कि अगर सारे का सारा केस सम अप होता है तो उन 3 लाइंस में, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप उन 3 लाइंस को चलाएंगे जो कि सुनाया गया, क्योंकि वो 3 लाइंस सम अप करती हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने और भी बड़ी मजेदार बातें की, बट उन्होंने कहा जी कि अगर कोई चीज सब्सटैंटिव जस्टिस में आती है तो वो ये है जो आपकी कंप्लीट जस्टिस करना है। अगर आपने नहीं करना तो फिर टेक्निकली तो आप देखें ना जी, अगर किसी लॉयर का यूनिफॉर्म ठीक नहीं है और आपने आखिरी मौका किया हुआ, आप उसको कोर्ट से बाहर निकाल दें, उस दिन उसकी पिटिशन जो है खारिज कर दें, तो फिर उस पिटिशन के सब्सटेंस को ना देखें। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपने सब्सटैंशियल जस्टिस करना है, आइन की स्पिरिट को महफूज करना है, तो इससे बेहतर फैसला क्या करें अगर वो आइन की स्पिरिट और रूह की तशरीह ये की जाए, सुप्रीम कोर्ट की एक जज साहब ये फरमा दें कि आइन वोट डालना एक बुनियादी हक ही नहीं है, अगर ये आइन की रूह की तशरीह ये है तो वहाँ हम फिर कहाँ जाएं? सर वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल सारे बेंच की नहीं है जी वो व्यू। वो एक ऑब्जर्वेशन पे फैसला नहीं हो सकता, मगर एक ऑब्जर्वेशन भी कई दफा लड़ जाती है क्योंकि टीवी पे दिखाया जा रहा है। सर वो मैं समझता हूं जी कि वो इंशाल्लाह थोड़ा मजीद काम जज साहिबा करेंगी तो उनको थोड़ा सा और बेहतर चीज का आइडिया हो जाएगा। उसकी वजह ये कि बहुत सारे राइट्स हैं जो कि इस तरह डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में शायद ना लिखे हो। मसलन इस वक्त अदालतों ने होल्ड किया हुआ है कि जी राइट टू इंटरनेट या प्रोविजन ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब जानवरों के हकूक जो है वो उनको भी बुनियादी हकूक का या फंडामेंटल राइट्स की तक आपने रसाई दे दी है या वहां तक उसको होल्ड कर दिया है। तो क्या इन सारी चीजों की मौजूदगी में क्लाइमेट के जो आपका क्लीन क्लाइमेट है या क्लीन एनवायरनमेंट है उसको भी आपने दे दिया, अब तो खैर 9A आ गया है, तो क्या इस चीज की मौजूदगी में मैं ये समझूं कि राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ये तो बात ऐसी है कि जो पूरी दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस इस पर बड़ी, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दिस सब्जेक्ट, इस पर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो हो सकता है एक व्यू हो सकता है और उस व्यू की बहुत सारी वजूहत हो सकती है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी क्लियर है। और आज जो सवाल भी किए गए हैं हमारे जजेस की तरफ से, सवाए 2-3 जजेस के, बाकी सवालात जो है वो भी बड़ी टेक्निकल नेचर के। मसलन एक जब फैसल साहब से पूछा गया कि आपने ये गलती की, उन्होंने कहा जी हमारे से गलती बिल्कुल हो गई है। उन्होंने कहा तो फिर इस गलती पे हम जजमेंट देंगे। उन्होंने फिर आगे से जो बात बेसिकली की, आई थिंक गालिबन एक उन्होंने शेयर भी पढ़ा वहां पर, कि बात मकसद ये नहीं है कि आपने उस गलती को पकड़ के गलती ढूंढनी है। जब आप सब्सटैंटिव जस्टिस करते हैं, जब आप कंप्लीट जस्टिस करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि कौन सी गलती इग्नोर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आमिर साहब थैंक्स सो मच। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।